बाजार बोलता है, इसमें देखेंगे एफआईएस का डेटा। एक बार देख लेते हैं कि एफआईएस ने कल जमकर खरीदारी की है और करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा का माल वो खरीद के ले गए। कल 8,251 करोड़ की बाइंग करके ले गए। डीआईज ने 535 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में हमने देखा कि ठीक ठाक तेजी थी कल, करीब 1.25% की। शंघाई हैंसेंग ठीक चल रहे हैं, निकाई कोस्पी अच्छा चल रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वालों में एसबीआई लाइफ करीब 4.5% ऊपर है, नवीन फ्लोरिन करीब 4%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 4%, जीआईसीआर करीब 2.5% और नवभारत वेंचर करीब 2%। तो ये कुछ एक काउंटर जो कि इस गिरे हुए बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं जिन काउंटर पर आज थोड़ी सी वीकनेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो उनमें देखें तो ज्योति स्ट्रक्चर्स करीब 7%, साइंट करीब 6%, आरटीएन पावर 6%, केआईओसीएल करीब 6% और स्पंदना स्फूर्ति करीब 6%। तो सारे ही काउंटर में तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार कुछ बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी जो टेंशन जिसकी वजह से मार्केट में आज नया डर पैदा हुआ है वो भारत पाक टेंशन, जिसका कि हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट्स पर देखने के लिए मिल रहा है। भारत पाक टेंशन चरम पर है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर सप्लाई रोकने पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट होगा। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो एस्केलेट हो रही है और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल बोल ही दिया था कि उग्रवादी और उनका साथ देने वाले जो भी लोग हैं, जो उनकी बैक में हैं, उनको ऐसी सबक सिखाया जाएगा जो वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने जा ही रहा है और जिसकी वजह से मार्केट ने पहले ही अपने को थोड़ा हल्का कर लिया है। और ये एक नई टेंशन जो कि मार्केट को पिछले केवल 3 दिन में ही क्रिएट हुई है, जिसके लिए शायद मार्केट प्रिपेयर भी नहीं था। प्रशांत सर, ये टेंशन जो कि अचानक से आई और अचानक से एस्केलेट हो गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसमें सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए और कौन से इन पर्टिकुलर कैटेगरी से ज़्यादा दूर रहना चाहिए, या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? कैसे देखें इसको? सर, दो तीन तरीके हैं देखने के लिए। अगर आप देखोगे, डिफेंस एज ए सेक्टर थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, बट आज नेगेटिव में चल रहा है। और टूरिज्म एज ए सेक्टर नेगेटिव जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब ये कश्मीर का जो इशू हुआ था, आई थिंक 1-2 साल के लिए तो कोई ज्यादा उसमें ट्रैवल नहीं करेंगे। तो टूरिज्म एंड डिफेंस वुड बी द हाईली फोकस्ड सेक्टर्स टुडे। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट के लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, बिकॉज इससे कोई चीजें चेंज होंगी नहीं। बट ऑब्वियसली ये अगर एक्ट ऑफ वॉर के नाम पे अगर ये थोड़ा सा एस्केलेट होता है 4-5 दिन या 15-20 दिन के लिए, तो देन देर इज ए कंसर्न, बिकॉज दिस वाज अननोन टू अस 3 days बैक एंड नाउ इट इज नोन टू अस कि ये क्या होने वाला है आगे जाके। बट जिस तरीके से मोदी जी ने जो स्टेटमेंट्स दिए वेरी हार्ड थे। आई थिंक दोनों जगह से थोड़ा सा सीरियसली एनकाउंटर होंगे ये चीज। ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक मुझे लगता है कि इंडिया विल बी इन द स्ट्रॉन्गर प्लेस। बट तब तक ये वॉलेटिलिटी ऑन द नेगेटिव साइड रहेगा। ठीक है, तो ये वॉलेटिलिटी रहेगा। और देखिए, जो दोनों साइड है वो इस तरह की नहीं है कि कोई बात से पीछे पलट जाए। अगर मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है तो डेफिनेट सी बातें करके भी दिखाया हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ। तो इस बार भी मार्केट इसी डर से कि मोदी जी ने कहा है तो कुछ ना कुछ होगा, तो ये थोड़ा सा मार्केट को डरा रहा है। और वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं आ रहे कि वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी तैयारी दिखा रहे हैं अपनी। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है और मार्केट उससे डरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन केवल प्रॉब्लम की तरफ नहीं, कुछ अच्छी बातों की तरफ भी बात करते हैं। ट्रेड डील पर एक अपडेट हैं काफ़ी सारे, और भारत के साथ ट्रेड डील सबसे पहले हो सकती है, ये अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी बिसेंट ने कहा कल। और उनका कहना है कि भारत में नॉन टैरिफ बैरियर और करेंसी मैनिपुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ कोई भी डील करना काफ़ी आसान है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह भी नहीं है भारत में ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डील बहुत स्मूथली हो जाएगी और इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ अमेरिका की डील होगी। ऐसा उन्होंने खुद बोला है कि ऐसे लग रहा है उनको। लेकिन साथ ही अमेरिका चीन को की जो बातचीत चल रही है उस पर भी मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। वो इसलिए
कि अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। चीन ये बोल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति होकर कि हाँ हमारी तो बातचीत चल रही है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मार्केट में इसीलिए हुआ कि चीन की एक्चुअली बातचीत चल भी रही है नहीं चल रही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक क्लैरिफाई करना पड़ा इस बात को कि हमारी जो बातचीत है ठीक है ऊपरी स्तर पर नहीं हो रही है लेकिन लोअर लेवल पर हो रही है, जिसको बताना अभी शायद क्लैरिफाई करना ठीक नहीं होगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक सॉफ्ट स्टांस ले रहा है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगले हफ्ते तक अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ट्रेड एग्रीमेंट भी संभव है, ऐसा अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा है। दैट मीन्स कि अमेरिका का इंडिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ जल्द ही डील अब साइन होती हुई दिख रही है और ये अमेरिका को भी राहत देगी और इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया और साउथ कोरिया को भी राहत देगी। साउथ कोरिया चला हुआ है आज मार्केट, लेकिन इंडिया अपनी टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन से घिरा हुआ है। सर, प्रशांत सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है कि अगर इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले होता है, ट्रेड डील पहले होती है, कौन से पर्टिकुलर शेयर्स हैं, क्योंकि अब तो मार्केट भी नीचे गिर गया जियोपॉलिटिकल के चक्कर में, तो थोड़ा सा कुछ वैल्यू हंटिंग भी हो सकती है और ये जो पैनिक सेलिंग होती है इसमें कई बार अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। वो अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढ सकते हैं कंसिडरिंग की जियोपॉलिटिकल रिस्क आपके सामने खड़ा और ट्रेड डील भी सामने खड़ी है? सो ट्रेड डील, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी ये जो अभी वॉर चल रहा है वो तो आई थिंक थोड़े दिन के लिए ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट जो हमने कंसर्न लेके लास्ट जनवरी फरवरी मार्च में जो कंसर्न लेके मार्केट से गिरे थे, उसके हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री ज्यादा कंसर्न था विद रिस्पेक्ट टू दी टैरिफ वॉर। तो आई थिंक वो तीन सेक्टर में अपने को कोई भी एक वैल्यू हंटिंग करना चाहिए, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। बाकी मेटल एंड ऑल ऑब्वियसली विल बी इन पॉजिटिव मोड, बट इट इज टोटली ड्रिवन बाय चाइना अगेन। सो आई थिंक चाइना में कुछ पॉजिटिविटी आती है तभी कुछ मेटल में एक्शन आएगा, बट आई फील फार्मा, आईटी एंड automobile, these three sectors should be highly focused when we get into a trade deal with US. ठीक है, तो सर कौन से शेयर्स इसमें देखें इस कैटेगरी में? Very difficult to share which share, but sector हम लोग अभी टाइम बिंग उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सर पर सेक्टर लेके मतलब कैसे देखें, क्या मतलब कुछ खरीदें तो क्या खरीदें, शेयर कौन सा खरीदेंगे फिर? ऑब्वियसली लार्ज कैप्स, मतलब जब भी कुछ बेनिफिट्स आते हैं तो लार्ज कैप्स के लिए ही आएंगे, तो लार्ज ओके कैप पे फोकस करना चाहिए। आई लाइक इंफोसिस इन द आईटी सेक्टर। टाटा ओके मोटर्स लगता है ऑटोमोबाइल में अच्छा लगता है मुझे। फार्मा में लुपिन इज द फर्स्ट स्टॉक विच आई गेट फोकस्ड ऑन व्हेन आई ट्रैक फार्मा। तो ये तीन स्टॉक शायद फोकस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मतलब यही चीज़ सर, क्योंकि जो दर्शक सुन रहे हैं हम वो सेक्टर तो ले, सेक्टर देख के मतलब शेयर कौन सा लें वो कंफ्यूज हो सकते हैं और वो गलत शेयर ना ले लें, इसलिए मैं उनको थोड़ा स्केप करना चाहता था। नेक्स्ट न्यूज़ अगर देखें तो सर तेल कीमतों में थोड़ा सा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है और अमेरिकी प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि सप्लाई थोड़ा सा कम करेंगे, वो जितना ग्रोथ वो दिखा रहे थे कि हम भी सप्लाई बढ़ाएंगे उतना नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कल हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखा कि थोड़ा सा क्रूड बाउंस बैक कर रहा है। वहीं रशिया की अपनी टेंशन चल रही है जियोपॉलिटिकल, यूक्रेन के साथ, उसको लेकर भी अमेरिका नाखुश है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। वहीं पर ईरान के साथ भी टेंशनबाजी चल रही है, तो थोड़ा सा इस वजह से और वो भी दो बड़े क्रूड प्रोड्यूसिंग नेशन है रशिया और ईरान, अब दोनों जगह अपनी अपनी अलग अलग टेंशन्स चल रही हैं। साथ ही 5 मई को ओपेक की बैठक भी होने जा रही है जिसमें कि जून की सप्लाई को लेकर कुछ फैसला होगा। सर कैसे देख रहे हैं ऑयल कीमतों में तेज़ी अगर थोड़ा बहुत भी आती है ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल थिंग, और दूसरा कि ट्रेड डील भी हो रही हैं, अगर ट्रेड डील की होने की बातें हो रही हैं कि भारत के साथ हो जाएगी, साउथ कोरिया के साथ हो जाएगी, तो जो यूएस रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी थी जिसके बेसिस पर ये गिरा था क्रूड ऑयल और सारी कमोडिटीज़, तो वो भी एक बाउंस बैक दे रहा है। तो ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में क्या करें अभी? आई थिंक पॉजिटिव होना चाहिए ऑयल मार्केट कंपनीज इंडिया में, बट ओवरऑल मुझे क्रूड का मेरा व्यू ये है कि ये $70 के आसपास ही ट्रेड करेगा अगले 3 से 6 महीने के आसपास, बिकॉज ऑलरेडी उसमें ये सब डिस्काउंटेड है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या 90 डेज के बाद जो ये ट्रेड वॉर के आसपास जो सेटलमेंट होगा, तो आई थिंक एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड इन द प्राइस। बट अभी तक जो एनीथिंग विच इज अननोन विल ओनली क्रिएट लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑन द डाउन साइड एज वेल एज ऑन द अपसाइड इन द क्रूड, बट ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। ओएमसी मुझे लगता है कि एचपीसीएल बेटर लगता है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेने के लिए। ऑल द इन्वेंटरी लॉसेस जो होने वाले हैं उसमें आई थिंक प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। इन द 3 कंपनीज आई थिंक एचपीसीएल इज ए गुड स्टॉक टू बाय। सर इसमें आज रिलायंस के भी नतीजे हैं
और रिलायंस के नतीजों से खास उम्मीदें तो नहीं हैं, लेकिन काउंटर ने जिस तरह का आज एक अलग मार्केट में एक अलग सी स्थिति पैदा कर दी। सुबह रिलायंस खिंच गया और रिलायंस ऑलमोस्ट डेज हाई पर आ गया था 1325-26 की साइड पर, और वहाँ उस वजह से निफ्टी भी खुला ऊपर और मार्केट स्ट्रेंथ ले रहा था। वहाँ पर दूसरी साइड पर सेलिंग शुरू हो चुकी थी, ओवरऑल मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई थी और रिलायंस खड़ा था। और फिर उसके बाद रिलायंस ने रिट्रेसमेंट किया, तब जाके आपको पता चला कि मार्केट गिर भी गया, वरना शुरुआत में तो लोग समझ ही नहीं पाए आधा एक घंटे में कि ये मार्केट में हो क्या रहा है। सर कैसे देखें रिलायंस को? ये नतीजे अगर इसके वीक आए, जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स इनके कम आएंगे, पेटकेम मार्जिन्स कम आएंगे, आज नतीजे हैं तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली मंडे को भी होगा, थोड़ा बहुत अगर प्री रिजल्ट होगा तो आज देखने के लिए मिल भी सकता है। क्या करें रिलायंस में? सर ओवरऑल मेरे एक्सपेक्टेशन भी बहुत न्यूट्रल टू नेगेटिव है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी सरप्राइजेस इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ग्रोथ एज वेल एज वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज पैट ग्रोथ। तो ओवरऑल मेरे लिए ये जो रिसेंट रैली था एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था ट्रेडर्स को शॉर्ट करके उसको प्रॉफिट में टर्न आउट करने के लिए। तो आई थिंक आई विल रिमेन शॉर्ट इन दिस स्टॉक। टारगेट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 1260, एटलीस्ट 340 रुपए तक वीकनेस इसमें दिख रहा है। आज जो गिरा हुआ वो तो हैवी वेटेज के हिसाब से जो सेलिंग आ रही है उसके हिसाब से गिरा हुआ है, बट मंडे आई थिंक इट विल ओपन ऑन ए गैप डाउन बेसिस। तो मंडे को गैप डाउन होने की उम्मीद है, ऑल बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है। वैसे भी सर मंडे को तो अगर कुछ सैटरडे संडे को कुछ भारत पाकिस्तान का हुआ तो आई डोंट थिंक कि मार्केट एक बार तो नी जर्क रिएक्शन तो दिखाने की स्थिति और भी रखेगा। ये तो प्री जर्क है, जो कि अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, अभी तो बातें ही हो रही हैं, लेकिन जब होगा एक्चुअल में तो उस समय मार्केट पे कॉशस तो शायद दिखेगा। और अगर ऐसे में रिजल्ट्स वीक आ गए तो डेफिनेट सी बात है कि इम्पैक्ट आ सकता है। साथ ही सर देखें घरेलू खबरों में, हालांकि रियल इस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है। जेएलएल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि Q4 में 1 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू वाला जो घर होता है उसकी बिक्री में 10% का इजाफा देखने के लिए मिला। हालांकि जो 1 करोड़ से कम की वैल्यू होती है उनकी बिक्री 32% गिरी है, और 1.5 से 3 करोड़ का जो घर होता है उसकी बिक्री 22%, और 3 करोड़ से 5 करोड़ की वैल्यू के घर की बिक्री 20% बढ़ी है। सर यानी कि इंडिया में अमीर तो हो रहे हैं, अमीर घर ही लोग लेना चाह रहे हैं, 1 करोड़ से नीचे का तो कोई घर नहीं लेना चाह रहा, 32% बिक्री गिर गई है। लोग बिल्डर्स को बोल रहे थे कि आप सस्ते घर बना नहीं रहे, सस्ते घर बना भी रहे हैं तो बिक कहाँ रहे हैं। प्रशांत सर, ये रियल इस्टेट कंपनीज़ के लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि जब प्रीमियम घर बिक रहे हैं उनके, तो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ तो लगानी होती हैं, और उसके बाद 1.5 करोड़ की चीज़ को अगर आप 3 करोड़ में बेच रहे हो तो मार्जिन अच्छे हो जाएंगे। कैसे देखें सर? ऑब्वियसली यस, आपने देखा होगा ये लोडा का भी रिजल्ट हमने स्टडी किया है तो समझ में आएगा आपको कि नंबर्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो लोडा हो, ओबरॉय हो या शोभा हो, आई थिंक गोदरेज हुआ, तो आई थिंक दे नंबर्स आर रियली गुड। एवरी मंथ ऑन मंथ अगर उसके बिजनेस अपडेट देखते हैं तो जो 1 करोड़ प्लस वाले जो सेल्स है वो अच्छा खासा 10 to 15% के आसपास ग्रोथ आ रहा है। ऑब्वियसली आज के तारीख में ये 1 करोड़ प्लस का जो ऑलमोस्ट 2 BHK से 3 BHK मिनिमम 1 करोड़ प्लस से ही चालू होता है मुंबई या मेट्रो सिटीज में। तो आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन नाउ। 1.5 या 2 करोड़ के ऊपर जो डाटा मैं देख रहा हूँ वो सरप्राइज है मेरे लिए भी। ऑब्वियसली जो ये 40 लाख 50 लाख या 60 लाख के जो फ्लैट्स है वो कम बिक रहे हैं, बिकॉज आजकल लोगों को ट्राई कर रहे हैं कि मतलब 1 करोड़ प्लस या 2 BHK ही फोकस कर रहे हैं, 1 BHK को फोकस नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों में लेने के लिए, एंड आई थिंक लोन फैसिलिटीज हो, इंटरेस्ट फैसिलिटीज हो, अभी आजकल बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो दैट विल बी फोकस्ड मोर ऑन द 1 करोड़ प्लस कैटेगरी। बट ओवरऑल कंपनीज के लिए बेनिफिट अच्छा है, मार्जिन अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। मतलब इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन डू वेरी वेल, ओबराय कैन बी ए बेस्ट कैंडिडेट फॉर नो अपर लग्जरी सेल्स इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। तो मुझे लगता है ओबराय कैन बी ए बेटर कैंडिडेट वन शुड फोकस ऑन। ठीक है, तो ओबरॉय रियलिटी यहाँ पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं आप। रियल इस्टेट में जिस तरह का सेल्स का बूम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सर कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, उनका मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। एक्सिस बैंक, यहाँ पर नतीजे इन लाइन या हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली बेटर देन एस्टीमेट्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़ी और नेट प्रॉफिट करीब फ्लैट रहा। नेट प्रॉफिट 7,117 करोड़ रहा, 7,130 करोड़ के मुकाबले। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.97% आए एज कम्पेयर टू 3.93%। नेट एनपीएस 0.33% रहे वर्सेस 0.35% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। सर रिजल्ट्स तो ठीक ही रहे हैं एक्सिस बैंक के, लेकिन काउंटर ऑलरेडी चल चुका था तो इसलिए थोड़ा सा अलग एक इम्पैक्ट है काउंटर पर। आज 4.5% नीचे है।
कैसे माने इसको सर, प्रॉफिट बुकिंग माने या रिजल्ट्स में कुछ ऐसी चीज थी जो कि दिख नहीं रही और खराब है? देखो रिजल्ट्स मोटामोटी एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही था, नथिंग बैड इन द एनी नंबर्स, ऐसा कुछ एनपीए में हो या नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हो ऐसा कुछ आया नहीं, बट कंपेरेटिवली टू एचडीएफसी बैंक, कंपेयर टू आईसीआईसी बैंक, देयर वाज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी, मतलब उनके हिसाब से ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक दैट वाज वन रीजन व्हाई स्टॉक वाज ओपनिंग इनटू नेगेटिव टेरिटरी। बट अगेन आज टुडे वाज अ बैड डे फॉर द एक्सिस बैंक अगेन, बिकॉज अगर 4 दिन पहले ये रिजल्ट आता तो शायद पॉजिटिवली ट्रेड करता होगा। आज ऑलरेडी 200-300 पॉइंट का निफ्टी डाउन है और बैंक एक्स भी डाउन है, तो आई थिंक सेम टाइम पे इनका भी एक कंपैरेटिवली दे आर नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स कंपेयर्ड विद एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, तो तीनों मिला के रीजंस आज तीन से टाटा का स्टॉक डाउन होने के लिए कारण है। ठीक है, अगले नतीजे लेते हैं सर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आज ऊपर भी है, रेवेन्यू करीब 17% बढ़ा है। इसका 141 करोड़ रेवेन्यू आया 121 करोड़ के मुकाबले। नेट प्रॉफिट 18% बढ़ा है, 112 करोड़ आया 95 करोड़ से बढ़कर। कैसे देख रहे हैं सर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को? सर मैंने हमेशा ये देखा है कि ये समर से पहले और समर के आसपास इसके एक्सचेंज की वॉल्यूम्स हो या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो या ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नो वॉल्यूम्स हो, हाई होता है, तो आई थिंक वही वही एक रीजन रहेगा। रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे और स्टॉक भी पॉजिटिव है। ओनली मतलब अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक अगर यहाँ से और 10 रुपए के आसपास मोमेंटम देता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। माई लेवल वुड बी ऑलमोस्ट लाइक 220-210, ये रेंज में अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए। ठीक है, अगला काउंटर सर एसडब्ल्यू सोलर। यहाँ पर नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं लेकिन काउंटर में डाउन सर्किट लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग, रेवेन्यू 114% बढ़ा है और करीब करीब 1178 करोड़ से बढ़कर 2519 करोड़ रुपए आया। नेट प्रॉफिट 3830% बढ़ा है, 1.4 करोड़ के मुकाबले 55 करोड़ का प्रॉफिट आया। एबिटा सर 133 करोड़ आया है वर्सेस 29 करोड़, 358% बढ़ा है। मार्जिन्स भी लगभग डबल हो गए हैं। एसडब्ल्यू सोलर सर, अगर आपने उसको ट्रैक किया हो बताइए कि क्यों आज ये नीचे आ गया, इतने अच्छे नतीजे आ गए हैं। नहीं, मैंने नंबर्स को इन डिटेल तो देखा नहीं है, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एबिटा एंड ऑल आई थिंक वेरी फ्लैट ही रहा है। दिसंबर में भी ऑलमोस्ट 4% के आसपास एबिटा उसका था, आज भी ये 5% के आसपास एबिटा आया हुआ है, तो नथिंग बिग, बट इन डिटेल देखना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा फॉल क्यों आया हुआ है, बट इन डिटेल मैंने अभी तक नंबर्स देखे नहीं है। ठीक है सर, एबिटा 358%, 358% अप है। 29 करोड़ के कंपैरिजन में 133 करोड़ दिखा रहा है मुझे। हाँ और वो बराबर ही है, बट मैं उसको क्यों क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, 70 करोड़ वाज लास्ट क्वार्टर, ये बार उसके ओके, हिसाब से भी डबल ही है ऑलमोस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, परसेंटेज मार्जिन 4 के सामने 5% आया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 20% के हिसाब से वो एबिटा मार्जिन ग्रो हुए हैं। चलिए सर देखते हैं, इसको डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि ये आज गिरा क्यों है, क्योंकि इतने अच्छे नतीजों के बाद डाउन सर्किट तो पता नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती है। मतलब मार्केट गिरा है ऑफ कोर्स, वो समझ आता है, लेकिन इनका कुछ शायद सब्सिडरी वाला मामला था, जो कि विदेशी सब्सिडरी थी, उसको लेकर कुछ इश्यूज थे, मे बी कि वहाँ से कुछ प्रॉब्लम रहा हो। एम्फेसिस सर, यहाँ पर रिजल्ट्स इन लाइन ही देखने के लिए मिले। रेवेन्यू 4% बढ़ा है, एबिट भी 4% बढ़ा है, मार्जिन्स फ्लैट है 15.3% पर, और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो करीब 4.25% बढ़े हैं। सर कैसे देख रहे हैं एम्फेसिस को? वेरी मच न्यूट्रल टू पॉजिटिव, जिस तरीके से हमने लास्ट थोड़े दिन में आईटी एज ए काउंटर देख रहे हैं, एवरीथिंग वाज इन पॉजिटिव, परसिस्टेंस भी आप देखो, नंबर्स वर रियली गुड, उसके सामने ये अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक प्राइस में, और एम्फेसिस में भी सेम काइंड ऑफ रिएक्शन दिखने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक 2% के आसपास आज ओपन भी हुआ है और ट्रेडिंग भी कर रहा है। आई एम स्टिल पॉजिटिव, स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स 2600 इन द नियर टर्म, आजकल में हो सकता है, बट ओवरऑल नंबर्स वर बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेशंस। ठीक है, मार्केट रुक नहीं रहा है इस समय, अभी भी 300 पॉइंट निफ्टी अब नीचे आ गया और सेंसेक्स करीब 900 पॉइंट नीचे आ गया। सर एसबीआई कार्ड्स, यहाँ पर अगर देखें तो रेवेन्यू में 8% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट हालांकि 19% गिरा है, लेकिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि एसबीआई कार्ड के जो नतीजे रहेंगे वो वीक रहेंगे, लेकिन उस बावजूद उसके शेयर को 6.5% आज तोड़ दिया है। अभी क्या करें? आई थिंक ये डिप अपॉर्चुनिटी है, वी आर वेरी मच बुलिश ऑन द एसबीआई कार्ड बिजनेस मॉडल।
विद रिस्पेक्ट टू द कंजम्पशन स्टोरी जो ये साल में जो आने वाला है। आई थिंक जब भी कोई स्पेंडिंग करता है तो कार्ड वुड बी ए वन पार्ट ऑफ पेमेंट आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि जो प्योरली एक लिस्टेड कंपनी है जो एसबीआई कार्ड ही है, एंड वी एक्सपेक्ट कंजम्पशन स्टोरी शुड आल्सो ड्राइव लॉट ऑफ वॉल्यूम्स, लॉट ऑफ कार्ड बिजनेस टू एसबीआई कार्ड। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है डिप के लिए, बट आई वुड लाइक टू वेट फॉर 850 840 का अगर रेंज कोई भी रीजन से मिलता है आज या मंडे को, तो मुझे लगता है कि बेस्ट लेवल रहेगा बाई करने के लिए। ठीक है सर, इस समय आज अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी बचाने की कोशिश कर रहा है और कारण सिंपल है कि ट्रेड डील जो होने की संभावनाएं हैं यूएस के साथ, और यूएस की ट्रेड डील कि ना सिर्फ इंडिया के साथ बहुत सारे देशों के साथ होने की संभावना है, जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स भी स्ट्रेंथ ले रहा है। आईटी वर्सेस बैंकिंग में अभी क्या लेना चाहिए? सो आई प्रीफर आईटी। आईटी में भी जैसे मैं मॉर्निंग बताया था आपको, इंफोसिस इज माय फेवरेट पिक राइट नाउ। आई थिंक आज के 70 में भी इंफोसिस इज ट्रेडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ऑलमोस्ट मार्केट्स को वो मतलब ट्रेड हाई कर रहा है, 1480 के आसपास चल रहा है। माय टारगेट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 1550 एंड 1580 फॉर वेरी नियर टर्म टारगेट। तो ओवरऑल आईटी पे फोकस करना चाहिए। बैंक में आई थिंक इमीडिएट में तो कोई नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग अभी भी जारी है और उसमें भी कुछ देखना है। तो मुझे फेडरल बैंक अच्छा लगता है 200 के आसपास जो भी ट्रेड कर रहा है। तो स्मॉल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक में फेवरेट पिक, एंड आईटी में इंफोसिस। आईटी में इंफोसिस। सर कुछ चीज़ें जो कि मैं इस समय मिड कैप स्मॉल कैप में देख रहा हूँ, आज अच्छा खासा कार्नेज देखने के लिए मिल रहा है। वही वाली बात है कि बेचारे बढ़ तो स्लो स्पीड से रहे थे जब तक मार्केट चल रहा था, और गिरे तो आज सब अगर ऐसी एक गिरावट और आ गई तो मेरे लगता है कि उन्हीं लेवल्स पर आ जाएंगे जहाँ से चले थे। क्या लग रहा है सर, मिड कैप स्मॉल कैप में ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, या मंडे आकर देख लें पहले कि भारत पाकिस्तान का जो होना है वीकेंड में एक बार देख लें कि एस्केलेशन और हो रहा है या एस्केलेशन कम हो रहा है, तो उस बेसिस पर व्यू बनाएं? देखो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज अगर अगर आप 10 टका के नीचे अगर मिल रहा है आजकल, आज की तारीख में या मंडे की तारीख में, तो उसको लेना ही चाहिए। बिकॉज इमीडिएट वॉर इम्पैक्ट उस पर गिरेगा नहीं, बिजनेस इम्पैक्ट भी गिरेगा नहीं, बट ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा मैं यहाँ पे। बट ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर 1000 शेयर लेना है तो यहाँ पे 500 या 400 शेयर यहाँ पे लेके एक बार अपॉर्चुनिटी को कैचअप करना चाहिए। और अगर मंडे ट्यूसडे भी अगर ये वॉर का जो रिस्क है वो एस्केलेट होता है, तो वहां पे भी अकोमोडेट करने की कोशिश करना चाहिए। बट अगेन बाइंग ऑन डिप वुड बी अपॉर्चुनिटी इन इंडियन मार्केट्स, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप। ठीक है, बाय ऑन डिप इन द मार्केट वुड बी द प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी, जहाँ पर कि आपको बनाकर रखना है यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट। सर सुजलॉन, आप इसको काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं, और जिस तरह के जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी टाइप की कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। भले एसडब्ल्यू सोलर में आज किसी वजह से डाउन सर्किट लगा है, लेकिन अगर हम देखें तो एसडब्ल्यू सोलर के रिजल्ट्स आए, वारी एनर्जी के रिजल्ट्स आए, आइनॉक्स विंड के मैं पढ़ रहा था कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। इवन फॉर कि मतलब सुजलॉन के लिए भी जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक ठाक ही आने की उम्मीद है। ये गिरावट मौका है या यहाँ पे अभी और पोजीशन नहीं बनाए कंसीडरिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर है? नहीं सर, मेरे लिए मौका है। आई वॉज वेटिंग फॉर ए क्लोज अबाउट 62 ऑन ए टेक्निकल बेसिस। मुझे लगता है कि वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल था, बट अगेन आज एक सरप्राइजली मार्केट्स में जो रिस्क लेके मार्केट में गिरे हुए हैं, तो आई थिंक 4-5 टका जो गिरा हुआ है अगेन अपॉर्चुनिटी है। बट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी शुड हैव सम काइंड ऑफ स्टॉप लॉसेस विच शुड बी एनीवेयर बिटवीन इट्स 50 डे डीएमआई जो 56 के आसपास है। तो आई थिंक वहां पे 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। बट आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक बेस्ड ऑन Q4 अर्निंग्स एज वेल एज द इंडस्ट्री आउटलुक। ठीक है, तो सुजलॉन को खरीदारी की रडार पर आप डाल सकते हैं। तो सर आज खरीद लें या मतलब अभी मंडे का वेट करें? नहीं, खरीद लो सर, मेरे हिसाब से 50% तो अक्यूमुलेट कर देना चाहिए। बिकॉज कल तक तो मेरा बाई कॉल ही था, परसों भी बाई कॉल ही था। 62 का मैं वेट कर रहा था एक ब्रेकआउट के लिए, वो हो नहीं पाया। आज एक स्पेशल केस रहा, तो वही रीजन से स्टॉक नीचे है। तो आई थिंक मंडे या ट्यूसडे अगर ये रिस्क एस्केलेट नहीं होता है, तो आई थिंक 62 के ऊपर क्लोजिंग आ जाना चाहिए। ठीक है सर, अदानी स्टॉक्स पे क्या व्यू रहेगा, क्योंकि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के कल रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले। काउंटर ने रिएक्ट भी किया, मॉर्निंग में भी ठीक चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चूंकि मार्केट पिटा तो ये सारे पिट गए हैं। अभी अदानी ग्रुप के जो रिज़ल्ट हैं वो इस वीक में और आने वाले हैं, मतलब 28 तारीख को काफ़ी रिजल्ट्स आ रहे हैं अदानी ग्रुप कंपनीज़ के। कैसे देखें सर?
ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन अदानी ग्रुप, बिकॉज मुझे लगता है कि उनके रिजल्ट्स बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स आने वाले हैं ये Q4 के अर्निंग्स में। सो दैट वुड बी द वन रीजन व्हाई आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस काउंटर अगेन। बट आज के जो अपॉर्चुनिटी है 4-5% जो गिरे हुए हैं उसमें अगर कुछ चूज करना है तो मुझे लगता है कि पोर्ट शुड बी द फर्स्ट फोकस्ड नो स्टॉक्स टू बी नो ट्रेडेड टुडे और मंडे। ठीक है, तो आज या मंडे तब आपको अदानी स्टॉक्स पे पोजीशन देखनी है। फ़िलहाल यहाँ से दूर रहना है, बाकी शेयरों से दूर रहना है। सर, आपकी कोई प्रेफर्ड पिक अपार्ट फ्रॉम सुजलॉन और अदानी स्टॉक्स जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे ख़रीदारी करके चलना चाहिए? आई थिंक जिस तरीके से हमने एसबीआई कार्ड पे बात किया था, एसबीआई कार्ड शुड बी ए प्रिफर्ड पिक बट नॉट एट दिस प्राइस। अगेन मैं 580 540 के आसपास में वेट कर रहा हूँ। अगेन सेकंड स्टॉक वुड बी इंफोसिस। आई एम वेरी मच अग्रेसिव ऑन दैट। अगेन 550 1550 और 1580 का मेरा टारगेट है आई थिंक 1 मंथ के आसपास। तो दोनों स्टॉक पे बहुत अग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। एंड थर्ड वुड बी अगेन इमेजिका। ये आप स्टॉक देखो, लास्ट एक साल से जितना मार्केट में वोलेटिलिटी आई है ये 65 और 75 65 और 68 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक दिस क्वार्टर या कमिंग क्वार्टर में दिस स्टॉक कैन डू रियली वेरी वेल एंड 75 to 80 का मेरा टारगेट है।